हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का फिजिक्स का एक और चैप्टर एंड दैट इज साउंड। ठीक है, दिस विल बी द लास्ट चैप्टर फॉर क्लास 9th एंड इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग दिस होल चैप्टर। एंड इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव कवर्ड the four chapters, that is chapter 1, 2, 3 and 4 from physics, and this will be the last chapter. Okay, in this chapter we'll be dealing with what is sound and how sound is produced. ठीक है, so those who don't know about me, my name is Mohammed Shahjahan and I'm just about to complete my engineering degree from Aligarh Muslim University, and I have more than 5 years of teaching experience. Along with that, I have qualified GATE 2025 both papers, CE and ES. Okay, so let us start. In this chapter we'll be covering these following subtopics, and one is sound. What are the types of waves? That is longitudinal, transverse wave. Whether sound is longitudinal or transverse waves, we will be seeing that. Reflection of sound waves, echo, reverberation, and we'll be seeing the difference between these two. We'll be seeing the difference between these two, that echo and reverberation, कि echo और reverberation में क्या difference होता है. ठीक है, ये दो सिमिलर टर्म्स हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है. हम लोग इको और रिवर्बरेशन को सेम चीज समझते हैं पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में. देन विल बी सीइंग सोनार सिस्टम, इसका कैसे काम करता है, कहाँ यूज होता है सोनार सिस्टम, इसके एप्लीकेशंस, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कभी कभी. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स, एंड एट लास्ट विल बी डीलिंग विद ह्यूमन ईयर. ठीक है, सो लेट्स सी साउंड क्या है. साउंड आखिर है क्या? देखिए डेफिनेशन क्या दिया हुआ है बिकॉज लैंग्वेज में, काफी सिंपल है. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लास्ट क्लास में मैंने आपको एनर्जी के बारे में बताया था और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था, राइट? तो यहाँ पे देखिए साउंड क्या है. साउंड भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है जो कि हमें सुन, विच क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग व्हेन इट रीचेस टू आवर एयर. कोई भी ऑब्जेक्ट को हम जब वाइब्रेट करते हैं, जो वाइब्रेशंस होता है वो किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करके हमारे कानों तक पहुंचता है और फिर हमें सुनाई देता है, राइट? इसका मतलब ये है कि साउंड को ट्रेवल करना के लिए ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होगी. साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होगी. चलिए देखते हैं पहले. देखिए मैंने बताया कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग व्हेन इट रीचेस टू आवर ईयर. ठीक है, अब देखो मैंने पहले बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वैलिड होगा. यानी कि साउंड की हम बात करें तो वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वैलिड होगा. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नोर इट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट? ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेफिनेशन. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है. अब देखिए मैंने क्या बताया, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, स्टक करेंगे या उस पर किसी चीज से चोट मारेंगे तो क्या करेगा, वाइब्रेट करने लगेगा. तो उससे जो वाइब्रेशंस जनरेट होंगी वो किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करेगा और हमारे कानों तक पहुंचेगा. तो वाइब्रेशंस होता क्या है? वाइब्रेशंस होता क्या है? वाइब्रेशन इज अ रैपिड यानी काफी जल्दी टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ. टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ यानी कि किसी भी चीज को, आपने ट्यूनिंग फोक देखा होगा, ट्यूनिंग फोक देखा होगा. यहां से अगर मैं किसी हैमर से इसको अगर स्टक करूं तो ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा. टू एंड फ्रो या फिर ये कर सकते हैं बैक एंड फोर्थ. बैक एंड फोर्थ, ठीक है. एक पोजीशन तो इसका ये वाला होगा जिसको मैं रेड लाइन से शो कर रहा हूं, ठीक है. एक पोजीशन तो ये होगा रेड लाइन से. जब क्या करेगा वो दोनों ट्यूनिंग फोक के दो पार्ट्स अलग अलग जाएंगे तो वो काफी दूर चला जाएगा. फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों आसपास आ जाएंगे.
तो यहां से ये क्या करेगा, ये यहां से वाइब्रेशंस जनरेट करेगा, ये यहां से वाइब्रेशंस जनरेट करेगा, जो कि किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करके हमारे कानों तक पहुंचेगी। तो हमें क्या होगा, हमें सुनाई देने लगेगा, राइट। ये चीज क्लियर है। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, देखिए द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल इज कॉल्ड मीडियम। मैंने पहले आपको बताया कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। वो मीडियम क्या, वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। दोस मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में से वो वाइब्रेशंस ट्रेवल करेगा और हमारे कानों तक पहुंचेगा, ठीक है। अब देखो तीन अलग अलग मीडियम है, तो इसका मतलब यह है कि तीनों मीडियम से ट्रेवल करने की जो स्पीड होगी वो अलग अलग होगी, यस और नो। तीनों मीडियम से ट्रेवल करने की स्पीड अलग अलग होगी, यानी कि जिस मीडियम पे जितना जल्दी ट्रेवल करेगा, इसका मतलब ये है कि साउंड उतना जल्दी हमारे कानों तक पहुंचेगी। तो इस केस में ये चीज देखा जाता है कि साउंड सबसे ज्यादा ट्रेवल, सबसे फास्ट ट्रेवल करता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, देन गैस। यानी कि साउंड की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड, फिर गैस। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसका प्रोसेस क्या है, साउंड फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है। साउंड फॉर्मेशन का प्रोसेस ये है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्टक करते हैं किसी चीज से, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हम इस पे किसी चीज से मारे, ऐसे मेरा ऑब्जेक्ट ये है, इस पे हम किसी एक स्टिक से मारे तो क्या करेगा, इसके इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगेंगे। जब उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगेंगे तो जो वाइब्रेशंस क्रिएट होगा, ये वाइब्रेशंस इन्वायरमेंट में जाएगा, ये वाइब्रेशंस अपने पास के एनवायरमेंट में जाएगा और वो उस एनवायरमेंट से ट्रैवल करने लगेगा। अब उसको कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, तो हमारे और आपके केस में क्या है, जो जनरल मीडियम है वो एयर पार्टिकल्स है। एयर पार्टिकल्स क्या करते हैं, अब ये पार्ट ऑब्जेक्ट वाइब्रेट किया, यहाँ से जो वाइब्रेशन है एयर पार्टिकल में ट्रांसफर करके धीरे धीरे आपके कानों तक पहुंचती है। दीज वाइब्रेशंस इन एयर, दीज दीज वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन नाइबरिंग एयर पार्टिकल्स। अब क्या करता है, ये सारे एयर पार्टिकल्स हैं, ये सारे एयर पार्टिकल्स हैं पूरे स्पेस में। अब क्या किया, यहाँ के एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेशन पता चला, ये ट्रांसफर करेगा आगे वाले पार्टिकल्स में, फिर ये क्या करेगा, आगे वाले पार्टिकल्स में ट्रांसफर करेगा। इसी तरह क्या करता है, ये डिस्टरबेंस एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचता है, एक प्लेस से थ्रू दूसरे प्लेस तक पहुंचता है। ये क्या, ये वाइब्रेशन ट्रेवल करता है। ये ट्रेवल क्या करता है, वाइब्रेशंस। एयर पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं करते, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि एयर पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं करते, एयर पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं करते। ट्रेवल क्या करता है, एनर्जी, या फिर हम कहें तो वाइब्रेशंस। एयर पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं करते, देखिए वो चीज लिखा हुआ है, इट इज द डिस्टर्बेंस काउज्ड बाय वाइब्रेशंस दैट ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। मीडियम के थ्रू जो ट्रेवल करता है वो डिस्टर्बेंस जो हमने क्रिएट किया था, यानी कि वाइब्रेशंस ट्रेवल करता है, पार्टिकल्स ट्रेवल कभी नहीं करते, पार्टिकल्स अपने प्लेस पे स्टैटिक है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब वेव क्या होता है, वेव एक डिस्टरबेंस है, किसी भी मीडियम में एक डिस्टरबेंस को हम वेव कह सकते हैं। अ वेव इज अ डिस्टरबेंस दैट ट्रेवल्स अलोंग अ मीडियम कैरिंग एनर्जी। वेव क्या होता है, किसी भी मीडियम में एक डिस्टरबेंस है जो कि उस मीडियम में ट्रेवल करता है और अपने साथ में एनर्जी लेके चलता है, कैरी करता है, ठीक है। अब देखिए साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैकेनिकल वेव्स, यानी कि मैकेनिकल वेव कौन से वेव होते हैं, मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। मैंने पहले बताया आपको कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और जिस एनर्जी को जिस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत हो, उस वेव को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। उसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव, उस वेव को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ओके। तो यानी कि हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो हमारा साउंड है, जो हमारा साउंड है ये मैकेनिकल वेव है, जो हमारा साउंड है इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव, जो साउंड है इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखिए वेव्स के दो पार्ट्स, वेव के दो फॉर्म है, दो टाइप्स हम कह सकते हैं,
एक हो गया मैकेनिकल वेव्स और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक हो गया मैकेनिकल वेव्स और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिफरेंस क्या होता है ये चीज देखो। मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स which required which requires medium to travel are known as mechanical waves। ठीक है, mechanical waves are those waves which needs medium to travel, उसे mechanical wave कहते हैं। और जिसको मीडियम की जरूरत ना हो, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो वेव्स के दो टाइप्स बता दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी जिसको मीडियम की जरूरत नहीं हो, उसका एक एग्जांपल है लाइट। दूसरा है मैकेनिकल वेव्स, जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकता, इसका एग्जांपल है साउंड वेव। अब मैकेनिकल वेव्स के भी दो फर्दर टाइप्स हैं। वन इज ट्रांसवर्स वेव्स, वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वन इज ट्रांसवर्स वेव एंड अदर वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, वन इज ट्रांसवर्स वेव एंड अदर वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स सारे वेव्स हैं, मान लो हमारा वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमारा वेव का डायरेक्शन अगर ये है, जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे ऐसे मूव करेंगे, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं तो मोशन इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, पार्टिकल्स अगर किसी एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर रहे हैं तो मोशन उसके परपेंडिकुलर होगा, ये चीज क्लियर है। यानी कि पार्टिकल्स अगर वर्टिकली मूव कर रहे हैं तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव होगा वो हॉरिजॉन्टली होगा, ये चीज क्लियर है। यानी कि वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स और एंड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दोनों 90 डिग्री पे होंगे। डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स वाइब्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दोनों 90 डिग्री पे होंगे, ये होता है ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो सारे वेव्स हैं कि पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं और हमारा वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि सेम डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन भी हो रहा है। यहां तक क्लियर है? ट्रांसवर्स में क्या हो गया? ट्रांसवर्स इज पीटी यानी परपेंडिकुलर होंगे। ट्रांसवर्स में वाइब्रेशन और प्रोपगेशन का जो एंगल होगा, यानी दोज टू, जहां पे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे डायरेक्शन में और वेव प्रोपगेशन दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। और लॉन्गिट्यूड में क्या होता है? SL, यानी कि सेम डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है? सेम डायरेक्शन में होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर इन सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा उसी डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन होगा। क्लियर है? ओके, चलिए ये डिफरेंस है, ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया। मैकेनिकल वेव्स जिसको मीडियम की जरूरत होती है, एग्जांपल साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यानी वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसको मीडियम चाहिए और वैक्यूम में कोई मीडियम है नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसको मीडियम की जरूरत ना हो, एग्जांपल लाइट वेव्स, और ये वैक्यूम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसको मीडियम नहीं चाहिए। अभी मैंने आपको ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में बताया, वही सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। पार्टिकल्स ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर, मैंने वही बताया, परपेंडिकुलर अगर हुआ तो आपको याद रखना है पीटी टीचर एंड SL, स्लीप लेटर, राइट? योर पीटी टीचर विल नॉट अलाउ यू टू स्लीप लेटर, राइट? इसका मतलब यह है कि जो वेव्स और वाइब्रेशंस का परपेंडिकुलर हो दोनों आपस में, तो वो ट्रांसवर्स वेव होते हैं, और सेम डायरेक्शन में हो तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। सेम डायरेक्शन यानी पैरेलल, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे।
ठीक है, ये सारी चीजें आप। अब क्या है कि इसमें क्रिस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए वेव का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और पार्टिकल्स जो है हमारे ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे, राइट। यहाँ देखो पार्टिकल्स यहाँ ऊपर गया, यहाँ नीचे आया, यहाँ ऊपर गया, लेकिन वेव हमारा क्या कर रहा है, वेव हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? वेव हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्रिस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन होगा। अब क्रिस्ट और ट्रफ किसे कहेंगे? जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, जो टॉप पॉजिटिव साइड में हाईएस्ट पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे क्रिस्ट, और नेगेटिव साइड में जो लोएस्ट पॉइंट होगा इसे हम कहेंगे ट्रफ। ठीक है, ट्रफ यानी कि लो पॉइंट और क्रिस्ट यानी कि हाईएस्ट। क्लियर है? हमारा जो साउंड वेव होगा वो क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। क्यों? क्योंकि साउंड का जो प्रोपोगेशन होता है वो जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है उसी डायरेक्शन में साउंड का मूवमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल देख लीजिए, ये कि पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन हो रहा है, पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। यानी कि वाइब्रेशन और मोशन ऑफ प्रोपगेशन ये 90 डिग्री में है। यानी कि एग्जांपल हो गया ट्रांसवर्स वेव का, ये एग्जांपल हो गया ट्रांसवर्स वेव का। ठीक है, एग्जांपल हो गया ट्रांसवर्स वेव का। अब एक हम लॉन्गिट्यूडनल वेव देते हैं, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल हमारा साउंड। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी कि जिस डायरेक्शन में प्रोपगेशन होता है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है। क्लियर है ये चीज? अब देखो इसमें कैसे फॉर्मेशन होता है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का। अब जैसे देखो एक बंदा यहाँ पे कोई बोला, यहाँ एक बंदा कोई बोला, इससे क्या होगी? वाइब्रेशंस क्रिएट हुई यहाँ पे। जो आसपास के पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स हैं, ये क्या कर गए? ये कंप्रेस करने लग गए। कंप्रेस करने लग गए यानी कि यहाँ की डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ की डेंसिटी बढ़ गई और आसपास वाले एयर पार्टिकल्स फैल गए। तो जो कंप्रेस होते हैं उसे हम कहते हैं कंप्रेशन, और जहां पे फैल गया उसे हम कहते हैं रेयरफेक्शन, उसे हम कहते हैं रेयरफेक्शन। ठीक है, यानी कि अब देखो मैं इसको एक स्प्रिंग की मदद से शो किया हूँ। स्प्रिंग्स यहाँ पे काफी सटे सटे हैं, इसलिए मैंने इसको क्या क्या रिप्रेजेंट किया है? इसको कहा है कंप्रेशन जोन। इसको हमने कहा है कंप्रेशन जोन। अब इस वाले जोन में देखो कि जो स्प्रिंग के पार्ट्स हैं वो काफी फैले फैले हैं, इसे हमने कहा रेयरफेक्शन। यानी कि कंप्रेशन में जो डेंसिटी होगा वो हाई होगा और रेयरफेक्शन में जो डेंसिटी होगा वो कम होगा। क्लियर? अब देखिए कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में सारी चीजें दे रखी है। कंप्रेशन की अगर हम बात करें तो रीजन जहां पे क्लोजली पैक्ड हो, क्लोजली पैक्ड एयर पार्टिकल्स हो, वो हमारा कंप्रेशन हो गया। और रेयरफेक्शन जहां पे हाईली डिस्टेंस हो पार्टिकल्स में, वो होगा हमारा रेयरफेक्शन। ठीक है, वो हो गया हमारा रेयरफेक्शन। कंप्रेशन में बताया हाई प्रेशर हाई डेंसिटी पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, उसी तरह रेयरफेक्शन में लो प्रेशर लो डेंसिटी पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट, यानी काफी दूर दूर होते हैं। ठीक है, चलिए साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। ठीक है, मैं आपको बता दूं तो मैं देखो वेव्स जो होते हैं वो दो टाइप के मैंने बताया था। वेव्स, एक होता है मैकेनिकल वेव्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल एक है ट्रांसवर्स। तो हमारा जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल का पार्ट है। यानी कि हम कह सकते हैं साउंड इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और साउंड इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। ये क्लियर हो गया? जो साउंड का फॉर्मेशन होता है उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का फॉर्मेशन होता है। जब साउंड ट्रेवल करता है तो जिस एयर के मीडियम में ट्रेवल करता है, इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है, इसी डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे एक जोन कंप्रेशन का बनता है और एक अगला जोन रेयरफेक्शन का। एक कंप्रेशन एक रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन। ठीक है, ओके, ये चीज देखते हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनता कैसे। ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनता कैसे? चलिए तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बारे में देखते हैं। ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन वाला जोन कैसे बनता है? जैसे देखिए आपके सामने क्या है, ट्यूनिंग फोक है ये वाला, दिस इज ट्यूनिंग फोक, राइट, दिस इज ट्यूनिंग फोक। ओके,
जब आप इसको किसी चीज से स्टक कर रहे हैं इधर से, दिस इज मान लीजिए एक हैमर है, इफ दिस इज एन हैमर, आप इसको स्टक कर रहे हैं तो क्या करेगा, ये ट्यूनिंग फोक एक बार तो इस डायरेक्शन में जाएगा, एक बार इस डायरेक्शन में गया, फिर बैक टू दिस डायरेक्शन, एक बार इस डायरेक्शन में गया, यहां से अपने अपने मेन पोजीशन पे आएगा, ओके, देन दिस डायरेक्शन। मैं इसको अगर आपका इसका एक बड़ा सा फिगर बनाऊं, दिस, ठीक है, दिस इज, इफ दिस इज द ट्यूनिंग फोक, आप इसको किसी चीज से स्टिक कर रहे हैं, यहाँ पे किसी चीज से क्या कर रहे हैं आप, स्टक कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो ये पोर्शन है, एक बार ये क्या होगा, एक बार ये यहाँ आएगा, यानी कि ऐसे आएगा, फिर ये अपने मेन पोजीशन पे आएगा, देन इस डायरेक्शन में आएगा। यानी कि ये जो डायग्राम दिखाया गया यहाँ पे, यानी कि जो डायग्राम दिखाया गया यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्यूनिंग फोर्क एक बार यहाँ पे आ रही है, फिर बैक टू मेन पोजीशन एंड देन इस साइड। यानी कि जब ये इधर आ रहा है तो यहाँ अपने आसपास के एयर पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, ये कंप्रेस कर दे रहा है, एयर पार्टिकल्स को कंप्रेस कर दे रहा है, जिससे यहाँ की डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर जा रही है, जिससे यहाँ की डेंसिटी इंक्रीज कर जा रही है। ठीक है, अब जब यहाँ की डेंसिटी इंक्रीज कर गई, यानी कि अब ये वाले एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, वाइब्रेशंस यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद अब क्या हो रहा है कि इसके जो पास वाला एरिया ये है, इसके जो पास वाला एरिया ये है, ये वाला एरिया क्या हो गया, रेयरफेक्शन। यानी कि यहाँ की डेंसिटी, रेयरफेक्शन, यानी कि यहाँ की डेंसिटी, डेंसिटी जो यहाँ की लो हो गई, यहाँ की डेंसिटी लो हो गई। फिर इसी तरह जब ये पार्टिकल वाइब्रेशन यहाँ ट्रांसफर कर गए, फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो क्या करेगा, जब ये एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेगा, तो ये इस एरिया के जो एयर पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल एयर पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, वो क्या करेंगे, फिर से कंप्रेस होने लगेंगे, फिर से कंप्रेस होने लगेंगे, और इस एरिया को हम फिर से कहेंगे कंप्रेशन जोन, और इसके नेक्स्ट वाले एरिया को हम कहेंगे रेयरफेक्शन जोन। यानी कि अब जो हमारा है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस, ये हो गया हमारा, इसी डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो रहा है, और इसी डायरेक्शन में ही वेव प्रोपगेशन हो रहा है, इसी डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो रहा है, और इसी डायरेक्शन में वेव प्रोपगेशन हो रहा है। यहां से हम कह सकते हैं कि सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, दिस वेव इज लॉन्गिट्यूडनल। यानी कि हम कह सकते हैं कि साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। ओके, ठीक। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज दी गई है। देखो, वन इज फ्रीक्वेंसी, अदर इज एम्पलीट्यूड एंड देन स्पीड। वेव की फ्रीक्वेंसी, वेव का एम्पलीट्यूड एंड वेव की स्पीड क्या होती है, वो चीज देखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस हुए, एक सेकेंड्स में कितने वाइब्रेशंस हुए। अगर मान लीजिए ये ट्यूनिंग फोक है, आपने इस पे हैमर से स्टिक किया, और ये एक सेकेंड में 50 बार वाइब्रेट किया, ये एक सेकेंड में 50 बार वाइब्रेट किया, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, यानी कि एक सेकेंड्स में ये 50 बार वाइब्रेट करता है। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है ये हर्ज है, हर्ज है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम बताएं कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में 50 बार वाइब्रेट करता है। यहां तक क्लियर है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ, इसका डेफिनेशन देख लीजिए एक बार, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दैट पासेस अ फिक्स पॉइंट इन 1 सेकेंड, कि एक सेकेंड में कितने बार ऑसिलेट कर रहा है, यानी कितने बार वाइब्रेट कर रहा है, वो हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर किसी का 100 हर्ज है फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक सेकेंड में वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट 100 बार वाइब्रेट करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, यहां से हम एक चीज ये कर सकते हैं कि हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द पिच। एक चीज है कि जिसका जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसका उतना हाई पिच होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज है, यहाँ ये कहा जाता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी पिच ज्यादा। और आपको पता होगा जो गर्ल्स लोग होते हैं, गर्ल्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हाई होता है, गर्ल्स का फ्रीक्वेंसी हाई होता है, यानी कि उनके जो साउंड्स होते हैं, उनकी जो आवाज होती है वो हाई पिच्ड होती है, उनकी जो पिच होती है कंपेयर टू बॉयज, उनकी पिच हाई होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आपको, गर्ल्स हैव हाई पिच साउंड, क्योंकि बिकॉज दे हैव हाइयर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एक सेकेंड में वॉइस में होता है दैट इज लेस देन
दैट ऑफ गर्ल्स, यानी गर्ल्स में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालते हैं। अब देखिए फ्रीक्वेंसी की एक सेकंड में कितने बार वाइब्रेट किया, एक सेकंड में कितने बार आप वाइब्रेट किए, वो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक सेकंड में कितने बार वाइब्रेट किया, दैट इज आर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यू, दिस इज वी नहीं बोलेंगे, दिस इज रीड एज न्यू। ठीक है, या फिर इसको हम स्मॉल एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ या न्यू से डिपेंड करते हैं, दैट इज कि एक सेकेंड में कितने बार वाइब्रेट कर रहा है, एक सेकेंड में कितने बार वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि टाइम ओवर ऑसिलेशंस, यही होगा इसका फॉर्मूला, टाइम ओवर ऑसिलेशंस, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू टोटल टाइम डिवाइड बाय ऑसिलेशंस। यानी अगर मैं कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट 10 सेकेंड्स में 10 सेकेंड्स में वो क्या कर रहा है, 50 बार वाइब्रेट कर रहा है, 10 सेकंड में 50 बार वाइब्रेट कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि वो एक सेकंड में कितने बार वाइब्रेट करेगा, एक सेकंड में यानी 5 बार, 5 वाइब्रेशंस, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5 हर्ट्ज। ये चीज समझ में आया, ये चीज समझ में आया कि एक सेकंड में वाइब्रेशंस को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, यानी कि ये चीज देखिए थोड़ा सा गलत हो गया कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में कितना वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि वाइब्रेशंस वाइब्रेशंस पर सेकंड। यहां से मैं लिख सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यहां से मैं पता चल जाएगा। अब एग्जांपल मैंने बताया 10 सेकंड में 50 बार वाइब्रेट कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो मैंने क्या किया, ऑसिलेशंस ऑसिलेशंस कितने 50 इसके डिवाइड बाय टाइम 10, यानी कि 5 हर्ट्ज, यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 5 हर्ट्ज। क्लियर है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अ ट्यूनिंग फोक प्रोड्यूसेस अ साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 500 हर्ट्ज, कैलकुलेट द टाइम पीरियड। देखिए एक और रिलेशन है, एक और रिलेशन है, मैं आपको वो चीज फिर से बता दूं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का एक और रिलेशन है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे रिलेट करते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा, आपको याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो टाइम पीरियड पूछा है, टाइम पीरियड इज 1 बाय फ्रीक्वेंसी, यानी 1 बाय 500, यानी कि 0.002 सेकेंड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक कंप्लीट एवोल्यूशन लेने में, मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, मान लो कि ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, यहां से आता है ऐसे, यहां से जाके यहां आता है, दिस इज इट्स मीन पोजीशन, यानी कि एक टाइम पीरियड, यानी कि अगर पेंडुलम यहां से स्टार्ट हुआ है तो यहां से यहां गया, देन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। यानी कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। यानी कि इस केस में जब 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, यानी कि एक वाइब्रेशन को ये 0.002 सेकंड्स में कंप्लीट कर लेता है। क्लियर है, 0.002 सेकंड्स इज द टाइम पीरियड, यानी कि एक वाइब्रेशन में, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में उसको कितना टाइम लगता है, 0.002 सेकंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दिस इज इट्स मीन पोजीशन, ये इस वेव का मीन पोजीशन है, एंड दिस डिस्टेंस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दिस वेव फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन से इस वेव की मैक्सिमम डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्लियर है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन ड्यूरिंग अ वेव ऑसिलेशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड से आप क्या कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस लाउडनेस ऑफ द साउंड, एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस लाउडनेस ऑफ द साउंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ द साउंड। क्लियर, ठीक है, यानी कि हम यहां से अब ये चीज कह सकते हैं कि जिसका जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना लाउडर साउंड, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना लाउडर साउंड, जितना कम एम्पलीट्यूड उतना कम लाउड साउंड।
यानी कि जिसका जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसकी साउंड उतनी ज्यादा तेज होगी, और जिसका कम एम्पलीट्यूड होगा साउंड सॉफ्टर होगी। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज कि देखो, जब साउंड ट्रेवल करता है, जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं, हम बहुत जोर से बोल रहे हैं, और मेरे रूम के बाहर कोई बंदा सुन रहा होगा, तो उसे क्या कर रहा, कम सुनाई दे रहा होगा कि नहीं, उसकी लाउडनेस। मेरे पास कोई बंदा बैठ के सुने तो उसको काफी लाउड सुनाई दे रहा होगा, और कोई रूम के बाहर खड़े होके सुने तो उसको लाउडनेस कम हो गई होगी वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां तक जाते जाते एम्पलीट्यूड जो हो रहा है मेरे साउंड वेव का वो कम हो जा रहा है। मेरे रूम के बाहर जाते जाते जो साउंड का एम्पलीट्यूड है वो कम हो जा रहा है, इस वजह से वहां पे लाउडनेस भी कम है। क्लियर है? यानी कि लाउडनेस इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड इज रिलेटेड टू लाउडनेस। जिसका जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना लाउडनेस साउंड। अब मेरा साउंड क्या कर रहा है, बाहर जाते जाते उसकी एम्पलीट्यूड कम हो रही है, एम्पलीट्यूड कम होने की वजह से उसकी लाउडनेस भी कम हो जा रही है। ओके, क्लियर है? अब देखिए बात करते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे वेवलेंथ, या फिर दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा ये भी हमारा वेवलेंथ कहलाएगा। और यहां से हम ये भी कह सकते हैं, देखिए यहां से ये भी कह सकते हैं कि इस मीन पोजीशन से बीच में एक मीन पोजीशन रख लो, और ये वाले मीन पोजीशन जिसको मैं मार्क कर दिया, दिस विल ऑल्सो बी द, इसे भी तो हम कह सकते हैं वेवलेंथ, नहीं कह सकते? यस। अगर हम मीन पोजीशन से मीन पोजीशन मेजर कर रहे हैं तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा वेवलेंथ कहलाएगा। ठीक है। एक वेवलेंथ क्रेस्ट टू क्रेस्ट का दिखा दिया, एक वेवलेंथ ट्रफ टू ट्रफ का दिखा दिया, और एक वेवलेंथ मीन पोजीशन का दिखा दिया। क्लियर है? वेवलेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से। ठीक है। ओके, चलिए अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड तो आपने पढ़ा ही होगा। स्पीड क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। ये चीज आपने बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक से अगर मैं बताऊं आपको तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। इसलिए स्पीड का क्या होता है यूनिट? मीटर पर सेकेंड। द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। और इसका हम डेफिनेशन अगर पढ़े, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड वेव पर यूनिट टाइम। ठीक है। अब देखिए किस किस फैक्टर्स पे स्पीड डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैंने पहले बताया आपको कि सॉलिड में स्पीड सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में। गैस में साउंड की स्पीड सबसे कम होती है, गैस में साउंड की स्पीड सबसे कम होती है। ठीक है। और टेम्परेचर, टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा स्पीड। ठीक है। डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा डेंस उतना ज्यादा स्पीड, जितना कम डेंस उतनी कम स्पीड। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स देन इन गैसेस, यानी सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ठीक है। अब देखिए ये एनसीईआरटी का कटिंग है, ये एनसीईआरटी का कटिंग है। इसको, इसमें से आपको बहुत सारे डाटा याद होना चाहिए, इसमें से आपको बहुत सारा डाटा याद होना चाहिए कि स्पीड ऑफ साउंड्स दे रखे हैं इसमें। एटलीस्ट आपको तो स्टील में पता ही होना चाहिए, स्टील में स्पीड ऑफ साउंड्स पता होना चाहिए। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन दे देते हैं। सी वाटर में पता होना चाहिए, और एयर में पता होना चाहिए। These are at 25 डिग्री सेल्सियस। These speeds are at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब देखिए दो तीन चीज आपको याद रखनी है कि एयर का जो स्पीड होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस में 331 मीटर पर सेकेंड, और 22 डिग्री सेल्सियस में 344 मीटर पर सेकेंड, और और 25 डिग्री सेल्सियस में 0 में 331, 22 में 341, और 25 डिग्री सेल्सियस में, और 25 डिग्री सेल्सियस में ये हो जाता है 346। 25 डिग्री सेल्सियस में ये हो जाता है 346। यहां से आप एक चीज देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, 331 से 344 और 344 से 346। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। ओके, अगर हम बात करें कि वेवलेंथ और वेलोसिटी में रिलेशन देख, ओके, so let's see the relationship between this lambda,
this is velocity and this is frequency nu. This is frequency nu. ठीक है, so we'll be seeing the relationship between. ठीक है, we'll be seeing the relationship between lambda is velocity and nu is frequency. ठीक है, तो हमने पहले बता दिया था वेलोसिटी क्या होता है इज डिस्टेंस बाय टाइम. तो हमारे वेव के केस में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लेमडा यानी वेवलेंथ, एंड टाइम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी दैट इज टाइम पीरियड. सो हम यहाँ से लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेमडा बाय कैपिटल टी. ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कहाँ से आया, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेमडा बाय कैपिटल टी. ये चीज समझ में आ गया यहाँ से आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेमडा बाय कैपिटल टी. ठीक है, और मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू से रिप्रेजेंट किया, न्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड. यानी कि मैं 1 बाय टाइम पीरियड को अगर मैं यहाँ देखूं तो मैं ये 1 बाय टाइम पीरियड है, दिस इज 1 बाय टाइम पीरियड, और 1 बाय टाइम पीरियड को मैं लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेमडा इनटू फ्रीक्वेंसी. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इक्वेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये जो है ये है लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी. ठीक है, या फिर आप ये लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी को अगर आप एफ से दिखाएंगे तो वेलोसिटी बराबर होता है लेमडा बाय कैपिटल टी, और आप इस तरह लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चीज लिखा है स्पीड ऑफ साउंड इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ओके. अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज. क्या है, उसके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 किलोहर्ट्ज का है, एंड अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर, एंड अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर. तो अब इसको स्पीड बताना है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या आया था, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. ये फॉर्मूला हमने पीछे ड्राइव किया. वेवलेंथ कितना है 0.5 मीटर और फ्रीक्वेंसी कितना 2 किलोहर्ट्ज यानी कि 2000 हर्ट्ज. तो यहाँ से कितना आया स्पीड, स्पीड कितना आ गया यहाँ से, स्पीड कम्स आउट टू बी 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2000 इक्वल्स टू 1000 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द स्पीड. क्लियर है यहाँ तक? ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. अ पर्सन हियर्स द साउंड ऑफ द थंडर क्लैप 4 सेकेंड्स आफ्टर सीइंग द लाइटनिंग. यानी कि आपने ये चीज देखा होगा कि जब लाइटनिंग और थंडरिंग होती है तो पहले लाइटनिंग दिख जाता है, उसके बाद उसके 2-4 सेकंड बाद हमें साउंड सुनाई देता है थंडरिंग का. लाइटनिंग हमें दिखाई देता है, फिर 3-4 सेकंड बाद हमें थंडरिंग का साउंड सुनाई देता है. क्यों? दिस इज जस्ट बिकॉज, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 346 मीटर पर सेकेंड के आसपास है, और स्पीड ऑफ जो साउंड है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है. देयर इज अ लार्ज डिफरेंस, देयर इज अ लार्ज डिफरेंस, 10⁶ मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस है. ठीक है, इसी वजह से जब थंडरिंग और लाइटनिंग साथ में होती है तो हमें पहले लाइटनिंग दिखाई देता है क्योंकि उसकी लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, उसके बाद थंडरिंग सुनाई देता है हमें. तो क्या कह रहा है कि एक आदमी है, उसने लाइटनिंग के 4 सेकेंड बाद थंडरिंग सुना. ठीक है, लाइटनिंग के 4 सेकेंड बाद थंडरिंग सुना, टाइम यानी कि 4 सेकेंड है. ठीक है, 4 सेकेंड. इफ द स्पीड ऑफ एयर, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी दे रखा है 340 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द थंडर क्लाउड. तो डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम. आपको डिस्टेंस निकालना है, यानी कि डिस्टेंस इज स्पीड 340 मल्टीप्लाइड बाय 4 कम्स आउट टू बी 1360. ठीक है, यानी 1360 मीटर. यहां तक क्लियर है, 1360 मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस है वो 1360 मीटर है. अब एक और क्वेश्चन देखते हैं. इन द फिगर इट इज गिवन दैट द वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज,
प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, फाइंड द एम्पलीट्यूड, द वेवलेंथ एंड द वेलोसिटी। एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी पूछा गया। एम्पलीट्यूड के लिए आप क्या करना है, सीधा ग्राफ देखना है आपको। एम्पलीट्यूड इज दिस, द हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, सो एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वेवलेंथ, वेवलेंथ देखना है कि फ्रॉम 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट टू 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ, ये दोनों में से आप कोई से अभी देख लेंगे, आपको क्या निकल जाएगा, वेवलेंथ निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, कि इसमें देखिए क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है आपको, ऑलरेडी दे रखा है दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो चलिए ठीक है, सेंटीमीटर या मीटर, देखिए यूनिट, ऐसा यूनिट मीटर में होता है, चलिए इसको मीटर में ही लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार मीटर में ही ले लेते हैं, तब आगे पता चलेगा हमें अच्छे से। चलिए इसको मीटर में ही ले लें, अगर हम 5 मीटर है, द एम्पलीट्यूड जो दे रखा है वो 5 मीटर है, और जो ये वेवलेंथ दे रखा है दिस इज वेवलेंथ, वो वेवलेंथ भी दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर 2 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ से एम्पलीट्यूड, सीधा आपको पता है एम्पलीट्यूड इज 5 मीटर। ठीक है, एम्पलीट्यूड इज 5 मीटर, और वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ जो ये डिस्टेंस दे रखा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक है, देर इज अ लिटिल मिसप्रिंटिंग, जो ये है ये 2 मीटर है, यानी कि वेवलेंथ भी निकल गई 2 मीटर। अब वेलोसिटी पूछा गया है आपसे, तो वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, वेलोसिटी इज वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ कितना है 2, और फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन में दे रखा 100, तो 100 2 इंटू 100, यानी कि वेलोसिटी इज 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी इज 200 मीटर पर सेकेंड। A person is listening to a sound of 500 Hz while sitting at a distance of 450 meters from the source of the sound. What is the time interval between successive compression reaching to the person from the source? ठीक है, what is the successive compression reaching the person from the source? This question is very important and you need to solve it very clearly. ठीक है, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन पता होना चाहिए, ताकि ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टाइम इंटरवल पूछा गया हमसे दो सक्सेसिव कंप्रेशंस के बीच की, दो सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच की टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कंप्रेशन, यानी कि एक कंप्रेशन ये है, अगला एक रेयरफेक्शन होता है, फिर एक कंप्रेशन होता है, यानी कि दो सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच के टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। दो सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच के टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कंप्रेशन रीचिंग द पर्सन फ्रॉम द सोर्स। जो सोर्स से आवाज आ रही है, वो दो सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच के टाइम इंटरवल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। यानी कि हमसे टाइम इंटरवल पूछा जा रहा है, हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी इज नेवर डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस। तो देखो अब क्या है कि हमसे पूछा गया टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल को हम फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी, या फिर आप फ्रीक्वेंसी को लिख दो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड, बोथ आर सेम। टाइम पीरियड को इधर ले जाओ, फ्रीक्वेंसी इधर आ जाएगी, यानी कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी, तो हमें टाइम पीरियड निकालना इज 1 बाय 500, दैट कम्स आउट टू बी 0.02 सेकेंड्स टाइम पीरियड। यानी कि दो सक्सेसिव कंप्रेशंस को रिच करने में, सुनने में 0.02 सेकेंड्स लगेंगे हमें, 0.02 सेकेंड्स लगेंगे, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 0.02 सेकेंड्स। ठीक है, 0.02 सेकेंड्स, क्लियर है, ओके। लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ साउंड्स ऑन डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ साउंड ऑन डेंसिटी। अब जैसे देखो ये स्पीकर है, दिस इज स्पीकर, अब ये क्या कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है, अपने आसपास के एयर पार्टिकल्स को क्या करते हैं, कंप्रेस कर दिया, तो उसके बराबर वाला क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, जिसे हम रेयरफेक्शन कहते हैं। फिर एक और सीरीज होगी जो कंप्रेशन हो जाएगी, उसे हम कंप्रेशन कहते हैं, और अगला सीरीज क्या हो जाएगा, रेयरफेक्शन का। इसी तरह क्या होगा, जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वाइब्रेशंस का ट्रांसफर होता है, बट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम नेवर ट्रांसफर, वो अपने जगह पे ही रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। ठीक है, इफेक्ट ऑफ साउंड ऑन प्रेशर। अब प्रेशर भी क्या होता है, इसी तरह कोई हाई प्रेशर एरिया होता है, दिस इज हाई प्रेशर एरिया, दिस इज लो प्रेशर एरिया, दिस इज हाई प्रेशर, दिस इज लो प्रेशर, क्लियर है। अब डेंसिटी की बात करते हो, डेंसिटी में भी वही होता है, डेंसिटी का चेंजेस होता है, कहीं हाई डेंसिटी एरिया, कहीं लो डेंसिटी एरिया।
क्लियर है? हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे, अब इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। कंप्रेशन क्या होता है? जहां पे क्या होती है, एक ऐसा रीजन जहां पे साउंड वेव और जो पार्टिकल्स ऑफ द एयर है वो क्या है, क्राउडेड हो, एयर पार्टिकल्स क्राउडेड हो जाए, रिजल्टिंग इन हाई डेंसिटी एंड हाई प्रेशर, उसे हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन कहेंगे। और रेयरफेक्शन क्या होता है, जहां पे लो डेंसिटी लो प्रेशर हो और जहां पे साउंड वेव्स जो एनर्जी हो, जो वाइब्रेशंस हो, वो एयर पार्टिकल्स को अपार्ट कर दे, स्प्लिट कर दे, ठीक है। वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में कितने बार वाइब्रेट कर रहा है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। टाइम पीरियड, एक बार कंप्लीट वाइब्रेट करने में कितना टाइम लगता है। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, इट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड। पिच, यानी कि जितना ज्यादा किसी का वॉइस जो होगा पिच्ड होगा, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा। पिच इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस इज रिलेटेड टू, लाउडनेस इज रिलेटेड टू व्हाट, मैंने क्या बताया था, लाउडनेस किस से रिलेट होगा, जैसे पिच क्या होता है, फ्रीक्वेंसी से रिलेट होता है, पिच इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, राइट, पिच इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। इसी तरह लाउडनेस इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड, यानी कि जिसका जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा साउंड इज लाउड। इंटेंसिटी, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी। स्पीड ऑफ साउंड, that is lambda by time period. Trough is the uppermost position of the wave and crest is the lowermost position. Crest is the topmost or highest position and trough is the lowest position, right? Crest is topmost position and trough is lowest position, ठीक है। Mechanical wave, those waves which requires medium to travel is called mechanical wave, ठीक है। और सुपरसोनिक स्पीड एंड सुपरसोनिक सोनिक बूम्स क्या होते हैं, सुपरसोनिक स्पीड एंड सोनिक बूम्स। सुपरसोनिक स्पीड वो स्पीड होते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड के स्पीड से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है, उसे हम कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड का स्पीड क्या है, 346 मीटर पर सेकेंड। इन एयर, द स्पीड ऑफ साउंड इज 346 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जब एयर में ट्रेवल कर रहा हो और उसकी स्पीड एयर के स्पीड से भी बढ़ जाए तो वो क्या कहलाएगी, उस स्पीड को हम कहेंगे सुपरसोनिक स्पीड। एग्जाम्पल बुलेट्स, जेट एयरक्राफ्ट, जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, दैट इज फार ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द साउंड, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, वो सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अब सोनिक बूम क्या होता है, अ शार्प लाउड साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जनरेट्स शॉक वेव्स इन द एयर, राइट। जब सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स यानी कि हमारा जेट एयरक्राफ्ट या बुलेट्स जो क्या करता है, शॉक वेव जनरेट करता है एयर में, उससे जो लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है, काफी लाउडनेस वाली साउंड प्रोड्यूस होती है, उसे हम कहते हैं सोनिक बूम। और जो ये वेव्स होती है, ये सोनिक बूम वाली जो शॉक वेव्स होती है, ये क्या होता है, इसके पास काफी एनर्जी होती है, इसके पास काफी एनर्जी होती है, ठीक है, इसके पास काफी एनर्जी होती है। और ये क्या करता है, एयर प्रेशर को काफी इंटेंसली वेरिएट कर देता है, यानी कि जो एयर प्रेशर होती है वो वेरी करने लग जाती है। और इतनी एनर्जी होती है सोनिक बूम में, इतनी एनर्जी होती है कि ये हमारे जो विंडो होते हैं, विंडो में अगर हम शीशे के ग्लास लगाए हुए हैं, कभी कभी क्या होता है कि इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, शीशे का ग्लास टूट जाता है, कभी कभी बिल्डिंग्स में भी टूट जाती है, कभी कभी बिल्डिंग्स में भी वो रप्चर देखने को मिल जाता है, दैट इज ड्यू टू सोनिक बूम, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करते हैं, जैसे यहां तक सबको क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर, तो हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में भी वो सारे लॉज रूल्स वैलिड हैं, जो रूल्स क्या थे, जो रूल्स लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए वैलिड है, लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए जो रूल्स वैलिड है, ऑल रूल्स आर वैलिड इन द केस ऑफ साउंड एज वेल। यानी कि इसका दो रूल है, पहला रूल कहता है द इंसिडेंट वेव, द रिफ्लेक्टेड वेव एंड द नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम प्लेन, यानी कि इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट वेव, reflected wave and normal at the point of incidence, at the point of incidence
ऑल लाइट एट द सेम प्लेन, सेम लॉ वाज फॉर लाइट। दूसरा क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिस इज आर is always equals to angle of incidence, angle of reflection is equals to angle of incidence। क्लियर है? ओके अब देखो इको, इको और इसके अगला एक टर्म आता है रिवर्बरेशन। इको अगला टर्म आता है वन इज इको, अदर वन इज रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन ठीक है। इको और रिवर्बरेशन में क्या डिफरेंस होता है ये चीज देखते हैं ठीक है। द फिनोमेना वेयर अ साउंड प्रोड्यूस इज हर्ड ऑफ The phenomena where a sound produced is heard after due to reflection is called an echo। ठीक है, इको क्या होता है कि एक ऐसा फिनोमेना जहां पे साउंड क्या करते हैं, साउंड हमें सुनाई देते हैं कुछ देर के बाद, ठीक है, साउंड हमें सुनाई देते हैं कुछ देर के बाद, तो हम क्या कहते हैं उसे ड्यू टू रिफ्लेक्शन। सुनो क्या होता है इको, क्या होता है इको रिफ्लेक्शन, सिंगल रिफ्लेक्शन होता है इको में। आप बोले और एक सिंगल रिफ्लेक्शन आया, आप उसको आपको सुनाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड इको। और इको के लिए एक मिनिमम डिस्टेंस का होना भी जरूरी है, एंड दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 17.2 मीटर पर सेकेंड, 17.2 मीटर, दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 17.2 मीटर। यानी कि आपके इको के लिए एक डिस्टेंस फिक्स्ड है, यानी कि वो डिस्टेंस एटलीस्ट आपका और सामने जो आपका ऑब्स्टेकल है 17.2 मीटर होना चाहिए, 17.2 मीटर होना चाहिए। अब देखो डेफिनेशन क्या लिखा है, द फेनोमेना वेयर अ साउंड प्रोड्यूस इज हर्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एन इको। यानी कि रिफ्लेक्शन की वजह से सिंगल रिफ्लेक्शन इको में जो होता है, दैट इज इको में सिंगल रिफ्लेक्शन होता है, इको में सिंगल रिफ्लेक्शन होता है। वही हम बात करेंगे रिवर्बरेशन की, तो वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। आपको इको के लिए दो तीन बात ध्यान रखनी है, इको के लिए दो तीन बातें ध्यान रखनी है। एक सिंगल रिफ्लेक्शन, इको में क्या होता है सिंगल रिफ्लेक्शन, और दूसरा जो हमारा क्या ऑब्स्टेकल है वो 17.2 मीटर्स के दूरी पे होना चाहिए। द मिनिमम डिस्टेंस फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिव सरफेस शुड बी 17.2 मीटर। मल्टीपल इकोस कैन बी हर्ड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं रिवर्बरेशन की। Reverberation is the persistence of sound caused by repeated reflections from the wall, ceilings and the surface of an enclosed space। अब देखो रिवर्बरेशन क्या होता है, रिवर्बरेशन में आप जो गूंजना, रिवर्बरेशन का मतलब होता है गूंजना, और इको क्या होता है, इको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर साउंड। इको में गूंजता नहीं आवाज, इको में क्या होता है एक सिंगल रिफ्लेक्शन होता है। इको में जैसे आप माउंटेन्स में चले गए, आप माउंटेन्स में जाके कुछ एक आवाज लगा रहे, तो वो आवाज कुछ देर के बाद फिर आपके कानों में आती है, वो आवाज कुछ देर बाद फिर आपके कानों में आती है, दैट इज ड्यू टू इको, दैट इज ड्यू टू इको। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट ऑब्स्टेकल है, नेक्स्ट जो पहाड़ है, वो आपसे मिनिमम 17.2 मीटर की दूरी पे तो है ही, और एक बार आप चिल्ला रहे हैं वही सेम आवाज आपको कुछ टाइम के बाद आ रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ इको, ठीक है। तो देखते हैं क्या इको, इको मैंने बता दिया कि आपने बोला और वो चीज किसी एक ऑब्स्टिकल से रिफ्लेक्ट होके फिर आपको सुनाई दे रहा है आफ्टर सम टाइम, दैट इज कॉल्ड इको। अब क्या होता है बात का रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है कि इसमें क्या होते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। जैसे कि कोई म्यूजिक प्ले हो रहा है और फिर वो म्यूजिक आप बंद कर दिए, उसके बाद भी उस मतलब रिवर्बरेशन मतलब कहते हैं गूंजना, कि वो आवाज गूंज रही होती है, ठीक है। रिवर्बरेशन में क्या होता है कि आप साउंड्स को बंद कर देते हैं, उसके बाद भी आपको सुनाई देने लगता है, ठीक है। जैसे ऑडिटोरियम्स में, सिनेमा हॉल्स में और बहुत सारे हॉल्स में क्या होता है कि कहीं कहीं आपको आपने देखा होगा कि आवाज गूंज गूंज रही होती है और आपको सुनाई नहीं देता, अच्छे से समझ में नहीं आता, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। वहाँ इको नहीं कहेंगे हम उसको, रिवर्बरेशन। यानी कि आप किसी रूम में बैठे हैं और वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से आपको चीजें बार बार सुनाई दे रही है एक ही चीज। अब इस चीज को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टू रिड्यूस रिवर्बरेशन walls and roofs are covered with sound absorbent material। साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल को हम लगाते हैं रूफ्स और वॉल्स में, ताकि वो साउंड को एब्जॉर्ब करे और उसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने से बचाए, साउंड्स को एब्जॉर्ब करे
और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने से बचाए। सीड्स को भी हम क्या करते हैं, साउंड एब्जॉर्बल मटेरियल से बनाते हैं, ताकि जो आवाज आए वो क्या हो, सीड्स भी एब्जॉर्ब कर ले, उसमें रिफ्लेक्शन ना हो। ठीक है। यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूजेस भी है, मेडिकल में काफी यूजेस है। देखो क्या होता है, मेटाफोन्स, म्यूफ्टाफोन्स क्या होते हैं, जैसे अब मान लो जो पुलिस वाले क्या करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, इस तरह का माइक होता है उनके पास, इस तरह का माइक होता है, राइट। क्या कहते हैं, यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता है, ऐसे ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, और ये चीज यहाँ जाके स्ट्रेट चली जाती है। इसी तरह मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, ये क्या करती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद ये ऐसे स्ट्रेट चली जाती है। हॉर्न्स में, हॉर्न्स में भी ये चीज काम करता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद जब वो एंड पॉइंट पे आता है तो वो स्ट्रेट मूव करता है। एंड दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑफ क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। स्टेथोस्कोप में भी जब आप वो आपके हार्ट के ऊपर वो जो रखता है, तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से डॉक्टर्स के कानों में सुनाई देता है। ठीक है। स्टेथोस्कोप एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हार्ट बीट को सुनने के लिए यूज किया जाता है, हार्ट बीट को सुनने के लिए यूज किया जाता है, वहां पर भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ही काम करते हैं। ठीक है। यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड, स्टेथोस्कोप्स साउंड क्या करता है, उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के थ्रू ट्रांसफर होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू ट्रांसफर होता है। एकॉस्टिक डिजाइन ऑफ हॉल्स, एकॉस्टिक डिजाइन ऑफ हॉल्स यानी कि क्या करते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, हमारे जो हॉल्स होते हैं उसमें हम जो अपना छत बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं ताकि जो आवाज है वो एक बार इस तरह जाए और नीचे आ जाए, एक बार इस तरह जाए नीचे आ जाए, यहाँ जाए और नीचे आ जाए, ताकि सबको इक्वली सुनाई दे, ताकि सबको इक्वली सुनाई दे। ठीक है। और आवाज गुंजे ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ना हो। ठीक है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड का रिफ्लेक्शन क्या है, व्हेन साउंड वेव्स बाउंसेस ऑफ अ सरफेस इज इट कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है। साउंड का रिफ्लेक्शन क्या है कि जब साउंड किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से टकराई और वो वहां से वापस आई, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिवर्बरेशन, इको एंड रिवर्बरेशन। इको क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है। देखो, इको इज अ सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव, मैंने आपको ये बताया कि इको क्या है, इको इज अ सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, और इसमें जो सोर्स ये ऑब्स्टेकल होना चाहिए वो मिनिमम 17.2 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए, मिनिमम 17.2 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। लेकिन रिवर्बरेशन के लिए इट इज अ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इट इज अ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और इसके लिए 7.2 से ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मेंशन सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स, काफी सारा मैंने बता दिया, स्टेथोस्कोप, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कंसर्ट हॉल्स। रेंज हियरिंग ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन कितने फ्रीक्वेंसी के साउंड्स को सुन सकता है। देखिए, ह्यूमन ईयर कैन हियर अप टू फ्रॉम 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज, ह्यूमन ईयर कैन लिसन 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज। ठीक है। यानी कि अगर हम 20 से नीचे 1 to 19 हर्ज की बात करें तो ये हमारे लिए ऑडिबल नहीं है, हम इस रेंज को नहीं सुन पाते। अगर हम ग्रेटर देन 20 की बात करें, ग्रेटर देन 20,000 हर्ज, हम इस रेंज को भी नहीं सुन पाएंगे। लेस देन 20 वी कॉल्ड इट इंफ्रासोनिक, ग्रेटर देन 20 वी कॉल्ड इट अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है। लेस देन 20 वी कॉल इट इंफ्रासोनिक साउंड्स, एंड ग्रेटर देन 20 वी कॉल्ड इट अल्ट्रासोनिक। ठीक है। इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक क्या होता है, बिलो 20 हर्ज इज कॉल्ड इंफ्रासाउंड्स, और ह्यूमन जो होता है इस साउंड्स को ना ही प्रोड्यूस कर सकता ना ही सुन सकता है। ठीक है। और अल्ट्रासोनिक साउंड्स जिसकी ग्रेटर देन 20,000 हर्ज हो उसे हम कहेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड, इसे भी हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते ना ही सुन सकते हैं, बट कुछ मेरीन एनिमल्स लाइक वेल ये इस साउंड को सुन सकते हैं। बैट, बैट यानी कि चमगादड़, वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकता है, उसी को यूज करता है वो अपनी मूवमेंट के लिए। जैसे क्या हुआ, बैट, एक बैट है यहाँ पे, ये बैट जा रहा है, मान लो दिस इज बैट,
ये कुछ अल्ट्रासोनिक साउंड्स, ये वेव्स छोड़ा, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी का वेव छोड़ा। अब मान लो यहाँ पे क्या है, ऑब्स्टेकल है, यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है, तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव छोड़ा और फिर ये अल्ट्रासोनिक वेव रिटर्न बैक आकर के ये इसको रिसीव करता है। तो जब ये रिटर्न बैक आ जाता है इसके पास, तो इससे लगता है कि आगे हमारे क्या है, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, उसके थ्रू वो अपना रास्ता चेंज करने लगता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड्स के कुछ यूजेस भी हैं। हम क्या क्या करते हैं, इसको क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का क्लीनिंग के लिए हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज करते हैं। ठीक है, फ्लो डिटेक्शन, फ्लो डिटेक्शन क्या होता है कि मान लो ये एक हमारा रॉड है, ये एक हमारा लंबा सा रॉड है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्ट्रासोनिक साउंड पास करेंगे और इस एंड पे एक डिटेक्टर लगाएंगे, इस एंड पे हम एक डिटेक्टर लगाएंगे। अगर ये हमारा फ्लोलेस है, यानी कि अगर ये एक स्मूथ है, काफी अच्छे से बना हुआ है, इसकी डेंसिटी काफी अच्छी है, यानी कि यूनिफॉर्मली बना हुआ है, तो यहाँ से जो ये अल्ट्रासाउंड हम सेंड करेंगे वो यहाँ पे इजीली रिसीव हो जाएगा विद इन एन स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन मान लो बीच में कहीं क्या है, फ्रैक्चर है, बीच में कहीं कुछ टूटा हुआ है, डेंसिटी इसकी अच्छी नहीं है, कहीं खाली मटेरियल है, तो जो अल्ट्रासाउंड है उससे जाने में टाइम लगेगा। ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी मेडिकल यूज में काफी, मेडिकल लाइन में काफी यूज है। इकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, किडनी स्टोन्स भी हम क्या करते हैं, कभी कभी किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड्स का, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, ताकि वो क्या करता है, किडनी स्टोन्स को तोड़ता है, जाके किडनी स्टोन्स को तोड़ता है और फिर वो बाद में वॉश आउट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। एडवांटेज ओवर ऑर्डिनरी साउंड्स, लॉन्गर वेवलेंथ होती है इसकी, और अल्ट्रासाउंड्स प्रोवाइड क्लियर रिलायबल रिजल्ट फॉर इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल यूजेस। व्हाट इज द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ साउंड्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो, सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, सबसे ज्यादा सॉलिड में और सबसे कम गैस में। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर, 20 to 20,000। ठीक है, 20 to 20,000। अब क्या करें, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। द डिफरेंस बिटवीन इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड आर एज फॉलोज। टेबल खाली है, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंफ्रासाउंड, इंफ्रा और अल्ट्रासोनिक में हमें डिफरेंस करना है, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक में डिफरेंस करना है। ठीक है, इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। ठीक है, इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासाउंड कौन से होते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ज हो। तो अल्ट्रासाउंड क्या होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ज हो, राइट। ये कब प्रोड्यूस होगा, जब स्लो वाइब्रेशंस होगा, वेरी स्लो वाइब्रेशंस में इंफ्रासोनिक प्रोड्यूस होगा, राइट। और जो काफी, अगर हम रैपिड वाइब्रेशन करें, रैपिड वाइब्रेशंस में हमें अल्ट्रासाउंड्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। एक और चीज देखते हैं, सोनार सिस्टम। सोनार सिस्टम, द वर्ड सोनार स्टैंड फॉर सोलर नेविगेशन एंड रेंजिंग। यानी कि ये जो शिप्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सोनार सिस्टम का यूज करते हैं बहुत सारी चीजों को पता लगाने के लिए। एक तो इस डेप्थ को पता लगाने के लिए भी ये सोनार सिस्टम का यूज करते हैं कि हम कितने डेप्थ पे चल रहे हैं, यहाँ पे वाटर की डेप्थ कितनी है, यहाँ पे वाटर की डेप्थ कितनी है, उस चीज को भी पता करने के लिए लोग सोनार सिस्टम का यूज करते हैं। सोनार सिस्टम काम कैसे करता है, बेसिकली देखिए। सोनार सिस्टम के पास एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है डिटेक्टर। एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है डिटेक्टर। ट्रांसमीटर का काम होता है कि एक फ्रीक्वेंसी के वेव को इमिट करना, ये वेव यहाँ आया, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल से टकराया, फिर रिटर्न बैक गया। जो रिटर्न बैक वाला वेव है उसको कैच करता है कौन, उसको कैच करता है डिटेक्टर। डिटेक्टर कैच करता है, फिर वो देखता है कि कितना टाइम लगा और हम कितने डिस्टेंस पे हैं। द वर्ड सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार इज अ टेक्निक दैट यूजेस
अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। हाउ सोनार वर्क्स, मैंने बता दिया, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर की मदद से काम करता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया सोनार यहां से यहां आया, एक डिस्टेंस कवर किया, यहां से यहां गया, एक डिस्टेंस कवर किया। ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया था वो जीरो एक टाइम पे ट्रांसमिट किया था, और डिटेक्टर को उस वेव को डिटेक्ट करने में 10 सेकंड लग गए। 10 सेकंड लग गए। स्पीड मान लो 345 मीटर पर सेकंड है, तो कहेगा डिस्टेंस कितना है बताओ। कह रहा है 10 सेकंड में वो क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर पाया, तो डिस्टेंस बताओ। तो हम ये कहेंगे कि एक डिस्टेंस आने में s और एक जाने में s, यानी कि इसने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो 2s। टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है 45 और टाइम कितना है 10 सेकंड। ठीक है, तो 2s, तो s यहां से कितना हो जाएगा 345 इंटू 10, 3450 डिवाइड बाई 2, यानी कि 1725 मीटर। ये जो शिप मूव कर रहा है 1725 मीटर के हाइट पे मूव कर रहा है। इस चीज से मैं आपको एक चीज ये समझाना चाह रहा था कि हम जो डिस्टेंस लेंगे, हम वो डिस्टेंस लेंगे 2s, ना ही के सिंगल s। हम वो डिस्टेंस लेंगे 2s। 2s क्यों? क्योंकि आने में एक जो ये चीज, आने में जो डिस्टेंस हो रहा है दैट इज s, और ये जाने में भी s डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए मैंने कहा 2s लेंगे। क्लियर है ये चीज? ओके, इसलिए यही चीज लिया है 2s या 2d, 2s या 2d यहां लिया गया है 2s या 2d इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, 2s और 2d इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां से हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइड बाय 2, वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइड बाय 2। ठीक है, 2d क्यों लिया, ये क्लियर हो गया? ओके, गुड। अब देखिए सोनार सिस्टम का एप्लीकेशन क्या क्या है, कि हम इसको हम यूज करते हैं सी का डेप्थ मेजर करने के लिए और अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन करने के लिए, कि वाटर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, लाइक हिल्स, वैलीज, सबमेरीन्स, आइसबर्ग्स एंड सनकेन शिप्स। कभी कभी शिप्स डूब भी जाती हैं, तो उस चीज का भी पता हम लगाते हैं इससे, सोनार सिस्टम की मदद से। अब देखो यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड बाय बर्ड्स। बर्ड्स और एनिमल्स एनिमल्स भी क्या करते हैं, सोनार सिस्टम का यूज करते हैं। सोनार सिस्टम, सॉरी सोनार सिस्टम नहीं, अल्ट्रासाउंड्स का। मैंने आपको बताया था क्या, कि बैट बैट क्या करता है कि अल्ट्रासाउंड से रिलीज करता है, कोई एक ऑब्स्टेकल से वो अल्ट्रासाउंड टकराया, फिर वो वापस रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो उस चीज से उसे पता चल जाता है कि आगे कोई ऑब्स्टेकल्स है, उससे वो अपना पाथ चेंज कर लेता है। वेल भी सेम चीज को यूज करता है। एक मछली है प्रोपोइजेस, ये भी क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड से रिलीज करते हैं। ठीक है, okay, okay, let's see one question. A ship sends out ultrasounds that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds. यानी यहां से मैं कह दूं टाइम इज इक्वल्स टू 3.42 seconds if the speed of the ultrasound through sea water is, स्पीड दे रखा है, स्पीड इज 1531 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सीबेड फ्रॉम द सी। तो मैंने आपको डिस्टेंस डी का फॉर्मूला बताया था, वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइड बाय 2। ये कहां से आया था, ये आया था 2d, एक डी आने में और एक डी रिटर्न जाने में, यानी 2d इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां से डी आ गया वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब यहां से डी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी कितना है 1531 और टाइम है 3.42 डिवाइड बाय 2। यहां से अब हमारा क्या डिस्टेंस निकल जाएगा, यहां से डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस यहां से निकल जाएगा, डिस्टेंस विल बी समवॉट लाइक, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार ट्राई करें आप लोग, ये कितना हो जाएगा 1531 मल्टीप्लाइड बाय 3.42 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 2618 मीटर। ये हो जाएगा 2618 मीटर की, इतना मीटर की हाइट पे वो चल रहा है। क्लियर है? अब देखिए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर की। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर की, ह्यूमन ईयर किस तरह काम, ह्यूमन ईयर किस तरह से काम करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर की हम बात करते हैं। ठीक, यहाँ तक कवर है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब बात करते हैं ह्यूमन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर की। ह्यूमन ईयर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, एज ऑफ नाउ ह्यूमन ईयर इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस पूछ ले जाए।
बट एक बार फिर से हम इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन ईयर को देखिए, ह्यूमन ईयर क्या करे, हियरिंग इज द प्रोसेस बाय विच द ईयर कन्वर्ट्स प्रेशर वेरिएशंस इन एयर caused by sound waves into electrical signals that are transmitted to the brain via auditory nerve for interpretation, ठीक है। और ईयर के हमने तीन पार्ट कर रखे हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। दिस इज आउटर ईयर, फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, दिस इज आउटर ईयर, दिस इज मिडिल ईयर एंड दिस इज द इनर ईयर। क्लियर है। the ear are the sense organs which help us in hearing the sound। क्लियर, ठीक है। अब कुछ डिफरेंसेस है, कुछ पार्ट्स है। आउटर ईयर जो कि साउंड्स को कलेक्ट करता है, ऑडिटरी कनाल जिसके थ्रू क्या करता है, साउंड्स मूवमेंट करता है टुवर्ड्स ईयर ड्रम। और ईयर ड्रम क्या होता है, एक थिन मेम्ब्रेन है जो कि वाइब्रेट करता है इन रिस्पॉन्स टू प्रेशर वेरिएंस काउज्ड बाय साउंड वेव्स, ठीक है। मिडिल ईयर जिसमें तीन बोन्स होते हैं, आपको इन बोन्स के नाम याद रखने हैं, हैमर, एनविल एंड स्टीरअप। ये तीन बोन्स के नाम आपको याद रखने हैं, हैमर, एनविल एंड स्टीरअप। These three bones are of very important। इन तीनों बोन का नाम याद रखना आपको। ये क्या करते हैं, साउंड्स को एम्पलीफाई करते हैं, वाइब्रेशंस को, सॉरी साउंड्स नहीं, साउंड्स तो हमें जाके बाद में सुनाई देता है, अभी तक हमारे लिए वाइब्रेशंस है। साउंड जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होगा तब जाके हमें कुछ सुनाई देगा, अभी तक ये हमारे लिए वाइब्रेशंस है। यानी ये तीनों जो बोन होते हैं ये क्या करते हैं, इन वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करते हैं। अब इनर ईयर का काम क्या है, इनर ईयर को हम कॉचलिया भी बोलते हैं, दैट कन्वर्ट्स प्रेशर वेरिएंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ऑडिटरी नर्व क्या करता है, ये इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, कहां से, फ्रॉम इनर ईयर टू ब्रेन फॉर इंटरप्रिटेशन। और ब्रेन में जाके हमें कुछ पता चलता है कि व्हाट एक्चुअली इज बीइंग सेड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हमिंग बीज बट नॉट साउंड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम। क्यों, क्योंकि पेंडुलम का जो वाइब्रेशंस होता है वो काफी कम होता है, बहुत स्लो होता है। दैट frequency of vibration is very less, is very low of pendulum। पेंडुलम का जो फ्रीक्वेंसी होता है बहुत कम होता है, इस वजह से हमें सुनाई नहीं देता, ठीक है। अ पर्सन हियर्स एन इको आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड बाद इको सुनता है वो। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर, स्पीड इज 343 मीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस। देखो मान लो यहाँ पे बंदा खड़ा है और ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एक बार तो ये डिस्टेंस कवर करेगा, फिर यहाँ से आएगा तभी तो सुनेगा ये, यानी s प्लस एस, 2s इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। यहाँ से s बराबर कितना आ जाएगा, s बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम डिवाइड बाय 2। तो वेलोसिटी कितना है 343, वेलोसिटी इंटू टाइम, टाइम इज 2 सेकेंड्स डिवाइड बाय 2, यानी कि दिस कम्स आउट टू बी 343 मीटर। जो डिस्टेंस होगा वो 343 मीटर होगा। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके, गिव रीजंस, फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। की जो लाइटनिंग होती है एंड थंडरिंग होती है दोनों साथ में होती है, पर हमें फ्लैश पहले क्यों दिखता है, यानी पहले हमें चमकता हुआ क्यों दिखता, बाद में आवाज आती। दिस इज बिकॉज क्योंकि लाइट की स्पीड जो है वो काफी हाई है और साउंड की स्पीड काफी लो है। लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और साउंड की स्पीड जो है वो 343 मीटर पर सेकेंड है। इस वजह से पहले लाइट ट्रेवल करके आ जाता है, फिर हमें वो दिखने लगता है, साउंड बाद में आता है। एन इको इज हर्ड फास्टर ऑन हॉट डे देन ऑन कोल्ड डे। हॉट डे में हमें इको पहले क्यों सुनाई देता है, क्योंकि हॉट डे में जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड वो क्या होती है, इंक्रीज करती है हॉट डे में, दैट्स वाई वो जल्दी सुनाई देता है इको। Why a dog is considered most suitable by the police for detective purpose? Because डॉग जो है वो बहुत सारे रेंज के फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। डॉग के पास जो कैपेबिलिटीज होती है, बहुत सारे रेंज के फ्रीक्वेंसी सुनने की कैपेबिलिटीज होती है, दैट्स वाई वो क्या करता है, पुलिस के द्वारा कैरी किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बिकॉज डॉग्स हैव वेरी, देखो दो तीन बात है डॉग्स के केस में, दो तीन इंपॉर्टेंट चीज है। देखो क्या है कि they have very exceptional sense of smelling, exceptional sense of smelling। वो काफी अच्छे तरीके से स्मेल कर लेते हैं वो लोग। और they can hear, they hear wide range of frequency। काफी काफी लो फ्रीक्वेंसी भी ये लोग सुन सकता है, मतलब काफी वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ये लोग सुन सकता है। दैट्स वाई
they are being used by the police officers. अब देखिए क्वेश्चन क्या है. The drawing shows a ship of 800 मीटर from a cliff. यहां से यहां कितना है, 800 मीटर है. A gun fired on the ship. After 5 seconds, the people at the front of the ship hear the sound of the gun again. यानी कि एक साउंड, गन को फायर किया गया, यहां से यहां आया, यहां से यहां बैक आया, यानी 2s इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम. टाइम कितना है, 5 सेकेंड. 2 इंटू डिस्टेंस कितना है, 800. 2 इंटू 800 इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम. टाइम इज 5. ठीक है, 8 दूना 1600 इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू 5. तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10, 320. यानी कि 320 मीटर पर सेकंड से क्या होगी, वो साउंड ट्रैवल करेगी. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इफेक्ट? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन और इको. व्हाट हैपेंस टू द साउंड एट द क्लिफ? क्लिफ पे जाके वो रिफ्लेक्शन किया, रिफ्लेक्ट किया. हाउ फार डज द साउंड ट्रैवल इन 5 सेकंड्स? 5 सेकंड्स में कितना ट्रैवल किया, 800 गया और 800 रिटर्न बैक आया, यानी 1600 मीटर. कैलकुलेट द स्पीड. स्पीड इज 320 मीटर पर सेकंड. क्लियर है? Just see the questions and you can easily get it. Okay. Take a screenshot and try it later. Okay. Take a screenshot of this question as well and try to read it later on. Okay. Let's see top 5 MCQs. The first one is, when a sound wave travels through air, the air particles, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ. जब साउंड वेव्स क्या करते हैं, एयर के थ्रू ट्रेवल करते हैं, तो एयर पार्टिकल्स क्या करता है, मूव परमानेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? बिल्कुल नहीं, मैंने ये चीज बताया. वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव. वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव. डू नॉट मूव एट ऑल. क्या मैंने क्या बताया था, साउंड वेव इज अ longitudinal wave. Longitudinal wave is same direction, यानी vibrate along the direction of the wave. Option B will be correct. The speed of sound is maximum in solids. बहुत बार बता चुका मैंने. The loudness of a sound depends on, loudness किस पे डिपेंड करता है, amplitude. Loudness depends on amplitude. और loudness का क्या था, frequency, sorry pitch. Pitch depends on frequency. Okay. Okay. The time period of a wave is 0.01 second. What is its frequency? Frequency is 1 by time period. तो frequency कितना जाएगा, 1 by time period. Time period is 0.01 second, यानी 100 हर्ट्ज. So फिर अगर time period 0.01 second है, यानी frequency will be 100 हर्ट्ज. Option C. ठीक है. Let's see last question. The range of audible frequencies for the human ear is 20 to 20,000 hertz. Okay. Okay. Thank you for being with me till the last of the class. Be powerhouse of your life. Be powerhouse of your life. What this statement means? Be powerhouse of your life. यानी कि क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट, देखिए. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. Mitochondria is the powerhouse of the cell. So the statement is like the be powerhouse of your life. Okay. Thank you everyone. Thank you very much for being with me till the last of the class. Thank you so much. जहां पे समझ में नहीं आया उसको फिर से दोबारा देखिए. ओके. जहां पे समझ में नहीं आए दोबारा रिपीट करके देखिए. यू विल गेट इट. ओके. और प्लीज 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 जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं, प्लीज ट्राई टू follow up all the questions. It will help you a lot. All the questions are very much selected from NCERTs and this will help you a lot. Okay. Thank you so much. Thank you for being with me till the last of the class. Okay. बहुत बहुत thank you to everyone, those who are here and those who are watching later on these videos. Thank you everyone. And you think कि ये videos किसी के काम आ सकते हैं, please share with them. Share with any people of you know they are preparing for 11th entrance. जो लोग भी 10th का पढ़ रहे हैं, बोर्ड का पढ़ रहे हैं, बोर्ड के लेवल के लिए भी बहुत अच्छा वीडियो है. और अगर कोई 11th एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है AMU जामिया BHU के लिए, एंड इट विल हेल्प देम अ लॉट. ओके. तो उन तक भी शेयर करें. फिर मैं
एएमयू में पूछे गए सवालात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसका एक अपना एक अलग सीरीज लेके आऊंगा, तो आप उसको भी देखें। वो बूस्टर की तरह काम करेगा आपके लिए, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो सारी चीजें इट विल हेल्प यू वेरी मच। तो आप लोग उस सीरीज को भी जरूर देखें। क्यों? क्योंकि वो चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, राइट? वो चीज बहुत हेल्प करेगी, तो आप उस चीज को जरूर से जरूर देखें। मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, तो आप लोग उस चीज को जल्द से जरूर देखें। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। ओके।